गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे वो है आपका म्यूटेशंस। ठीक है। म्यूटेशन के अंदर बेसिकली आप म्यूटेशन मतलब चेंज जो आपको या तो जीन पे देखने को मिलता है या क्रोमोसोम लेवल पे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे जीन म्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, मतलब म्यूटेशन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज योर लाइक क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन देखेंगे। जीन म्यूटेशन में तो ये होता है कि जीन का सीक्वेंस में चेंज आया है या कुछ उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, कोई न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गया, कोई डिलीट हो गया। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है या जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, आपका अफेक्ट होता है। ठीक है। सो बाकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, म्यूटेशंस की। इसके अलावा म्यूटाजेनिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो म्यूटेशन करते हैं। ठीक है, वो कुछ आपके केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, जो विच आर योर बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, बट पहले चलो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं के अंदर। सो व्हाट इज म्यूटेशन? ठीक है, तो वो क्या करे कि म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ऑल्टरेशन किसमें हो रही है? डीएनए सीक्वेंस के अंदर। एनी बेस पेयर चेंज इन एनी पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड ए म्यूटेशन। ठीक है, कोई भी अगर बेस पेयर चेंज हो रहा है इन एनी पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड ए म्यूटेशन। ठीक है, ए म्यूटेशन में कंप्राइज ए सिंगल बेस पेयर सब्सिट्यूशन, या तो एक बेस पेयर सब्सिट्यूट होता है, एक डिलीट हो गया, इंसर्शन हो गया ऑफ वन और मोर बेसिस, और ए मेजर ऑल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल बेस पेयर सब्सिट्यूशन हो सकती है कि एक बेस पेयर चेंज हो गया, डिलीशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकती है, या जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्या पता कुछ पार्ट ही क्रोमोसोम का डिलीट हो गया, क्या पता कुछ ट्रांसलोकेशन होती है, ऐसे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलोकेशन में क्या है कि एक क्रोमोसोम पार्ट दूसरे पे चला गया, तो एक तरफ से वो डिलीट हो गया, दूसरे पे इंसर्ट हो गया, या ऐसे भी हो सकता है रेसिप्रोकल, कि एक क्रोमोसोम का पार्ट अगर दूसरे पे गया तो दूसरे का भी फर्स्ट वाले पे आया है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ट्रांसलोकेशंस भी। म्यूटेशंस में अक्कर within regions of a gene that code for protein, or within the non-coding regions of gene such as introns and regulatory sequences। अब ऐसे नहीं कि म्यूटेशन कोडिंग रीजन में ही होगी, वो आपकी इंट्रॉन्स में भी हो सकती हैं। ठीक है, वो आपकी, अब जैसे इंट्रॉन्स का हमें पता है स्प्लाइस साइट होती है, अगर स्प्लाइस साइट में म्यूटेशन होगी तो क्या पता इंट्रॉन क्लीव ही नहीं होगा, या जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी जीन होती है उसको रेगुलेट करने के लिए सीक्वेंसेस होते हैं, तो म्यूटेशन उसमें भी हो सकती है। म्यूटेशंस मे और मे नॉट ब्रिंग अबाउट ए डिटेक्टेबल चेंज इन फिनोटाइप। ठीक है, जैसे कुछ म्यूटेशन होते हैं जिसे बोलते हैं हम साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोटाइड तो चेंज होगा बट अमीनो एसिड चेंज नहीं होगा। क्या आपको पता है कि जो रेड कोड होता है डी जेड होता है? कई बार ये होता है, जैसे आपको पता है कि जैसे हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था, जैसे ल्यूसिन के लिए कितने कोडोन्स होते हैं? ल्यूसिन के लिए 6 कोडोन्स होते हैं। ठीक है, 6 कोडोन्स का मतलब 6 डिफरेंट ट्रिपलेट है। अब मान लो एक ट्रिपलेट है, अगर वो दूसरे में चेंज हुआ बट वो भी ल्यूसिन बना रहा है, तो देर विल बी नो चेंज इन द फिनोटाइप। ठीक है, इस टाइप की म्यूटेशन हम क्या बोलते हैं? साइलेंट। अभी अभी हम आगे देखेंगे कि साइलेंट होती है, मिस सेंस होती है, नॉन सेंस होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे यूसीए वगैरह। यूसीए सिरिन बनाता है, कहता है एक ही जगह जी आ जाए, कहता है वो भी सिरिन बनाता है। तो डीएनए लेवल पे तो चेंज हुआ, एमआरएनए लेवल पे भी चेंज हुआ, बट देर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड। ठीक है, म्यूटेशंस may or not bring about a detectable change in phenotype। ठीक है, the extent to which a mutation changes the characteristics of an organism depends on which type of cell suffers the mutation। ठीक है, वो कह रहा है कि जिस किस एक्सटेंट तक म्यूटेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रही है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल के अंदर म्यूटेशन हो रही है। ठीक है, और किस डिग्री तक म्यूटेशन ऑल्टर कर रही है फंक्शन ऑफ ए जीन प्रोडक्ट और जीन रेगुलेटरी रीजन। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि द एक्सटेंट टू विच म्यूटेशन चेंजेस द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ सेल सफर्स द म्यूटेशन, कि कौन सा ऐसा सेल है जो, देखो इसका ये रीजन हो सकता है ना, आपको पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें हमारे अंदर 30,000 जीन्स हैं, बट एक्सप्रेशन अलग अलग है। जैसे आपने कहा कि जो इंसुलिन है वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास बनाते हैं। ठीक है,
अब मान लो अगर तो इंसुलिन को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन, अगर बीटा सेल्स हो पैनक्रियास में हो तब तो प्रॉब्लम है, बट बाकी सेल्स तो बनाते ही नहीं है, तो उनमें क्या पता म्यूटेशन होने से कुछ फर्क भी ना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि आपके जीन्स तो सेम है सभी सेल्स के अंदर, बट एक्सप्रेशन प्रोफाइल अलग होता है। एंड द डिग्री टू विच म्यूटेशन ऑल्टर्स द फंक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट, अब म्यूटेशन होने के बाद जो जीन प्रोडक्ट बना या जो उसके रेगुलेटरी है वो किस हद तक उसमें, किस डिग्री तक वो उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, मे बी जीन प्रोडक्ट जो है वो अब उतना उसकी एफिशिएंसी नहीं है या उतना फंक्शनल नहीं है। रेगुलेटरी रीजन में म्यूटेशन होने से हो सकता है ना, रेगुलेटरी रीजन में वो रीजन होते हैं कि जो जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कराते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसे रीजन में म्यूटेशन होगी जिसने इंक्रीज कराना था, तो क्या होगा, मे बी प्रोडक्ट तो बन रहा है, बट जब हमें ज्यादा चाहिए या जब हमें ज्यादा स्पीड से प्रोडक्ट बनाना है तब नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी रीजन का मतलब वही है ना कि जो रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना, जिसमें कुछ एक्टिवेटर भी होंगे जो जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कराते हैं, कुछ रिप्रेसर भी होंगे जो जीन के एक्सप्रेशन को स्लो डाउन कराएंगे। ठीक है, अब बात आती है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशंस। अब देखो स्पॉन्टेनियस वर्ड से पता लग रहा है कि मतलब जैसे मान लो जब सेल डिवाइड कर रहा है तो तो नेचुरली ऑब्वियसली हमें पता है कि सेल को डिवाइड करने से पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। क्यों, तो क्या पता रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई एरर हो कि उसने गलत न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, दैट इज ऑल्सो म्यूटेशन। इंड्यूस का मतलब तो ये होता है ना कि आप बाहर से कोई फैक्टर दे रहे हो, यू आर गिविंग सम केमिकल, यू आर गिविंग सम फिजिकल रेस, तब जाके म्यूटेशन हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, म्यूटेशंस कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, ऑल्दो दीज टू कैटेगरीज ओवरलैप टू सम डिग्री। ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों जो कैटेगरीज हैं वो ओवरलैप करती हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के बारे में क्या बता रहा है, दे आर द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीन्स दैट अपीयर टू हैव नो नोन कोज। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होती हैं, they are the changes in the nucleotide sequence of gene that appear to have no known cause, जिसका कोई वो कह रहा है कि कारण नहीं है। ठीक है, नो स्पेसिफिक एजेंट्स आर एसोसिएटेड विद देयर अकरेंस, कोई स्पेसिफिक एजेंट जो है वो एसोसिएट नहीं है। एंड दे जनरली assumed to be accidental, जनरली assumed to be accidental। ठीक है, many of these mutations arise as a result of normal biological or chemical processes in the organism that alter the structure of nitrogenous base। ठीक है, many of these mutation क्या लिखा है, arise as a result of the normal biological और chemical processes in the organism। normal biological process क्या हो रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ सीक्वेंस में चेंज आ गया, जैसे उसने लिखा भी है, ऑफन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस अकर ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन के टाइम में तो डीएनए की कॉपी बनेगी ना। ठीक है, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, म्यूटेशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटीनियस फैक्टर आर कंसीडर्ड टू बी द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। जैसे बाहर के कोई फैक्टर हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन आ रही है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन मे बी रिजल्ट ऑफ योर नेचुरल आर्टिफिशियल एजेंट्स, की जो इंड्यूस म्यूटेशन होती है वो किसका रिजल्ट हो सकती है, या तो कोई नेचुरल या कोई आर्टिफिशियल एजेंट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन फ्रॉम कॉस्मिक एंड मिनरल सोर्सेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एनर्जी सोर्सेज टू विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्सपोज। ठीक है, जैसे अब आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज को जनरली हम कहते हैं कि वो स्किन कैंसर वगैरह करती हैं, क्योंकि वो थायमिन थायमिन डाइमर बनाती है। तो इनकी वजह से या कुछ कॉस्मिक या मिनरल सोर्सेज वो कह रहे हैं जो रेडिएशन आ रही है या यूवी रेज आ रही हैं, तो जो उनके एक्सपोज में होंगे, तो एज सच मे बी द फैक्टर्स दैट कोज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस कौन सी हैं, जो यू कैन से कि जब डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे आ रही है। इंड्यूस में कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई फिजिकल रेस भी हो सकती है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम दो की जाती है, या तो स्टेनलेस कैन सी और रैंडम, और इंड्यूस का मतलब कि कोई ना कोई आप बाहर से केमिकल एजेंट दे रहे हो। ठीक है, तो अगर हम जनरली बात करें तो आपके हिसाब से म्यूटेशन क्या होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए या इंड्यूस्ड होनी चाहिए, कैसी होती है म्यूटेशंस? हम्म, कैसी होंगी बताओ,
जैसे अभी हम एक टेस्ट पढ़ेंगे, आर म्यूटेशंस रैंडम और अडेप्टिव। रैंडम का मतलब क्या हुआ कि खुद से ही हो रही हैं। अडेप्टिव का मतलब कुछ ना कुछ आप बाहर से या तो कुछ फैक्टर दे रहे हो। तो कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? हम्म। कौन सी? रैंडम? क्यों रैंडम क्यों नहीं चाहिए? चलिए अभी इसको देखेंगे, एक टेस्ट है, इसके बारे में डिस्कस करिए, पर थोड़ा देखें इस बारे में। क्या अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट यूज करा, डिफरेंट रेज को यूज करा। जैसे मूलर ने एक्सरे को यूज करा था, ठीक है, यहाँ लिखा ना। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में वो क्या बता रहा है, द अर्लीस्ट डेमोन्स्ट्रेशन of artificial induction of mutation occurred in 1927 when Herman J. Muller reported that X-rays could cause mutations in Drosophila. ठीक है. In 1928, Louis J. Stadler reported that X-rays had the same effect on the barley. ठीक है. जैसे मूलर ने तो एक्सरेज को यूज करा था म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए, किसके अंदर? ड्रोसोफिला के अंदर। बट जो दूसरा साइंटिस्ट है स्टैडलर, उसने एक्सरेज को यूज किया था म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए बार्ले के अंदर। ठीक है। इन एडिशन टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन, न्यूमरस नेचुरल एंड सिंथेटिक केमिकल एजेंट्स आर आल्सो म्यूटाजेनिक। ठीक है। सेवरल जनरलाइजेशन एंड बी लेटर रिगार्डिंग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेटिंग ऑरिजिन। ठीक। तो यहाँ पर जो जनरलाइजेशन किसके बारे में दे रहा है? स्पॉन्टेनियस रेट के बारे में। वो कह रहा है म्यूटेशन रेट इज डिफाइंड एज ए लाइकलीहुड दैट ए जीन विल अंडरगो ए म्यूटेशन इन ए सिंगल जनरेशन और इन फॉर्मिंग ए सिंगल गैमेट। वो कह रहे हैं कि म्यूटेशन रेट क्या है, क्या लाइकलीहुड है कि जीन के अंदर म्यूटेशन होगी एक जनरेशन के अंदर और इन फॉर्मिंग ए सिंगल गैमेट। ठीक है। जैसे वगैरह कि पहली बात तो है कि जो रेट है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का वो एक्सीडिंगली लो है, कि कम रेट होता है। ठीक है। देखो, एक तो हम वैसे कहते हैं ना कि डीएनए में जो चेंज आ रहा है, जनरली जो साइंटिस्ट इवोल्यूशन की बात करते हैं वो कहते हैं कि वो भी अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू होता है। कहीं कहते हैं कि एकदम ही एक बड़ी म्यूटेशन आ गई और उसकी वजह से नई स्पीशीज बन गई। कहीं कहते हैं कि धीरे धीरे म्यूटेशंस चेंजेस आते रहते हैं और जब वो चेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं तब जाके एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है। ठीक है। ये अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू है। पहली बात तो लेके आ गई कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट है वो बहुत कम है। दूसरा कह रहे हैं ऑब्वियसली जो रेट है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब अलग अलग स्पीशीज हैं। तो एक तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग है, और ये भी कि सेम स्पीशीज के अंदर जो स्पॉन्टेनियस रेट, जो म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट है वो जीन टू जीन भी वैरी करेगा। अब वो डिपेंड करता है ना जीन का साइज कितना है, और बेसिकली बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे वन ऑफ द फैक्टर कुड बी द साइज ऑफ जीन। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो वायरस और बैक्टीरिया की जीन्स हैं दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट एट एन एवरेज ऑफ अबाउट 1 in 100 million रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। मतलब 10 की पावर 8, मतलब इतनी रेप्लिकेशंस होंगी, इतनी सेल डिवीजन होगी तो एक म्यूटेशन होने का चांस चांस है। ठीक है। वो कह रहा है जो मेज, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस हैं उनके अंदर ये रेट हाइयर होता है। ठीक है। द जीन स्टडी इन दिस ग्रुप्स एवरेज फ्रॉम 1 in 10 power 6 टू 10 power 5। मतलब वन वन इन 10 की पावर 6 तो 10 की पावर -6 हो गया, 1 in 10 की पावर 5 मतलब -5 हो गया पर गैमेट फॉर्म। ठीक है। Some mouse genes are another order of magnitude higher in spontaneous mutation rate. That is 1 in 10 raised to power 1 in 10 की power 5, 1 in 10 की power 4. It is not very clear why such large variation occurs in mutation rate. The variation between genes in a given organism may be due to the inherent difference in the mutability in different regions of the genome. अब कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जीनोम के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहां पर आपको म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सम डीएनए सीक्वेंस अपीयर टू बी हाईली ससेप्टेबल टू म्यूटेशन। ठीक है। देखो अभी हम उसमें नहीं जा रहे ना कौन कौन से फैक्टर हैं। देखो, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, क्या पता जीनोम के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हो जहां पर म्यूटेशन की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन हॉटस्पॉट। ठीक है। और फिर बात ये भी थी ना कि कई बार क्या, चलो म्यूटेशन तो थी बट उस ऑर्गेनिज्म का रिपेयर सिस्टम उसको ठीक कर देगा, तो एट द एंड तो फिर आपको म्यूटेशन दिखी नहीं ना। किसी के अंदर म्यूटेशन रेट हमें ज्यादा दिख रहा है,
इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, क्या बता, उसका रिपेयर सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, उसकी प्रूफ रीडिंग एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे लिखा ना, द वेरिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स मे इन पार्ट रिफ्लेक्ट द रिलेटिव एफिशिएंसीज ऑफ देयर डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर सिस्टम। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर म्यूटेशन हुई, बट उसके पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, उसके रिपेयर सिस्टम ने उसको ठीक कर दिया। अब जब जब जो चेंज हुआ था, अगर उसने उसको दोबारा उस वही वाला न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर दिया, फिर वो चेंज तो आपको दिखा नहीं ना। ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है ना, यू हैव लाइक टू ऑर्गेनिजम्स, एक में म्यूटेशन रेट ज्यादा दिख रहा है, दूसरे में कम दिख रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जिसमें रेट कम देखने को मिल रहा है उसके अंदर रिपेयर सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है, उसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ज्यादा एफिशिएंट है। बट दूसरे जिसके अंदर म्यूटेशन रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर प्रूफ रीडिंग और रिपेयर सिस्टम से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आया समझ में ये। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएशन टेस्ट की, कि म्यूटेशंस रैंडम होती हैं या अडेप्टिव होती हैं। ठीक है। अब देखो ये एक टेस्ट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो हम देखते हैं पहले ये तो टेस्ट है क्या और फिर इसको समझते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन आया था कि एक तो इस टेस्ट के बारे में हमें समझना है, और मेनली तो ये आया था कि टेस्ट दिया किसने था। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे वगैरह। वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स इन जेनेटिक्स इज दैट म्यूटेशंस अक्कर रैंडमली and not directed by the environment in which the organism finds itself. That is, mutation arise spontaneously in the absence of selective pressure rather than being the consequence of the selective pressure. मतलब इस लाइन के हिसाब से वो कह रहा है कि म्यूटेशन जो है वो कैसी होती हैं, रैंडमली। म्यूटेशंस अकर रैंडमली एंड नॉट डायरेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर आप, if you are talking about active or you are talking about induced mutation, then there should be some factor, कि वो कोई फैक्टर है उसकी प्रेजेंस में म्यूटेशन हो रही है। ठीक है। द कंसेप्ट हैज बीन वेरीफाइड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग द क्लासिक लूरिया डालब्रक फ्लक्चुएशन टेस्ट। ठीक है। इन 1943 Salvador Luria and Max Dalbruck presented the first direct evidence that mutations do not occur as a part of a adaptive mechanism, but instead take place spontaneously and randomly. ठीक है। Their experiment known as Luria-Dalbruck fluctuation test is an example of exhaustive analytical and theoretical work. Exquisite. तो लूरिया डालब्रक फ्लक्चुएशन टेस्ट। ठीक है, अभी हम मेनली इसी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने सिंपली क्या प्रूव करा कि म्यूटेशंस रैंडमली होती हैं। ठीक है, तो अब हम उनका थोड़ा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि व्हाट दे डन, कि उन्होंने ऐसा क्या वर्क है जिसके वजह उन्होंने वर्क की म्यूटेशंस जो है वो रैंडमली होती हैं या दे डू नॉट अकर एज ए पार्ट ऑफ अडेप्टिव मैकेनिज्म। ठीक है। अब देखो उन्होंने ना कुछ हाइपोथेसिस दिए। ठीक है, जैसे एक पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। जैसे एक यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि एक दिखा रखा है इंड्यूस्ड और एक दिखा रखा है स्पॉन्टेनियस। ठीक है। देखो अब इंड्यूस्ड में जैसे उन्होंने उन्होंने बेसिकली जैसे क्या देखा कि जैसे आप यहाँ पे देखो कि हर एक केस के अंदर आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे दो म्यूटेंट दिखे, यहाँ पे भी आपको दो म्यूटेंट दिखाए हैं उसने, यहाँ पे भी दो दिखाए हैं, यहाँ पे भी दो दिखाए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, सभी में सेम ही नंबर आ रहा है। लेकिन देखो स्पॉन्टेनियस में इस चीज पे मतलब मैटर ये करेगा कि कौन सी जनरेशन में म्यूटेशन हुई है। जैसे मान लो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखाया है कि जब ये वाला सेल डिवाइड करा तो अब एक सेल में म्यूटेशन हुई, दूसरे में नहीं आई। लेकिन वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जैसे ये सेल दो में डिवाइड करा, पहले ही सेल में म्यूटेशन आ गई, तो वो कह रहा है फिर सारी सेल्स में आगे म्यूटेशन आएगी। ठीक है। इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर मान लो किसी सेल में म्यूटेशन नहीं आई, इधर जैसे दिखाया कि उसने इस सेल में आई है। तो इंड्यूस्ड में एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको एक फिक्स सा नंबर दिखेगा म्यूटेंट्स का, लेकिन स्पॉन्टेनियस के अंदर आपको म्यूटेशंस का नंबर जो है वो अलग अलग देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो सेल के अंदर म्यूटेशन आई है वो कौन सी टाइम पे आई है या कौन सी स्टेज पे आई है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटल rationale for distinguishing between the two hypotheses. One is adaptive versus random mutation, वो as follows. ठीक है।
अडेप्टिव म्यूटेशन गोज एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हाइपोथेसिस 1 है, दैट इज ऑफ योर अडेप्टिव म्यूटेशंस। ठीक है, पहला हाइपोथेसिस उसने क्या दिया, वगैरह अगर म्यूटेशन अडेप्टिवली हो रही हैं और इन रिस्पॉन्स ऑफ T1 बैक्टीरियोफाज इन द ग्रोथ मीडियम, every E. coli cell that is grown in the T1 containing growth medium would have a constant probability of acquiring a mutation that would give it resistance to the T1। ठीक है, जैसे T1 एक बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाजिस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया चाहता है कि मेरे अंदर वायरस ना आए, वैसे तो वायरस बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया को अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि ताकि वायरस उसको इन्फेक्ट ना करे। ठीक है ना। अब देखो ना, यहां पर आप कह रहे हो कि अडेप्टिव प्रेशर है, वायरस की प्रेजेंस में आप कह रहे हो कि वायरस है तब बैक्टीरिया अपने अंदर चेंज ले आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा ना, एवरी इकोलाई सेल that is grown in the T1 containing medium would have a constant probability of acquiring a mutation that would give to it resistance to the T1। Therefore, the number of resistant cells would depend only on the number of E. coli cells and bacteriophages present on the Petri plate। कि रेजिस्टेंट सेल्स जो हैं उसका नंबर किस पे डिपेंड करेगा, कितने E. coli सेल्स हैं या कितने बैक्टीरियोफाजीज हैं। ठीक है, इन दिस केस बिकॉज ए कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स एंड T1 वर प्रेजेंट ऑन ईच प्लेट। जैसे आपने कहा कि सारी प्लेट पे, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने मल्टीपल प्लेट्स लगाई, मान लो आपने अभी, हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे भी सी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर, ये अभी डायग्राम में अभी हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने आपके सामने यहाँ पर 10 प्लेट्स हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर हमने इक्वल नंबर बैक्टीरिया रखा, इक्वल नंबर बैक्टीरियोफेज का रखा, तो कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल, मतलब एक ही नंबर ऑफ सेल और T1 है ईच प्लेट पे, देयर वुड बी ए फेयरली कांस्टेंट नंबर ऑफ रेजिस्टेंट कॉलोनीज फ्रॉम प्लेट टू प्लेट एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर ये हाइपोथेसिस 1 है, जैसे आपने ये बल्क फ्लास्क का एक तरह से उसने कहा E. coli ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ T1 फाज। ठीक है, यहां पर वो कह रहा है कि पहले E. coli को हमने कैसे ग्रो कराया, T1 फाज की एब्सेंस में। फिर वो कहते हैं कि हमने 20 मिलियन सेल्स लिए ईच एंड रिमूव 10 सैंपल्स, मतलब आपने 20 मिलियन सेल यहां पे डाले। ठीक है, हर एक प्लेट के ऊपर सेवरल इंडिपेंडेंट, ये होंगे आपका जो, मतलब जो T1 फाज रेजिस्टेंट म्यूटेशंस अकर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। अब दीज आर मिक्स टुगेदर इन ए बिग फ्लास्क टू गिव एन एवरेज नंबर ऑफ सेल्स। इसमें उसने क्या करा ना, पहले तो 20 मिलियन सेल्स लिए। ठीक है, ऑब्वियसली उनको बैक्टीरियोफाज से पोस्ट करा। अब वो कह रहा है कि हमने आरओ को मिक्स कर दिया एक बिग फ्लास्क अंदर, और बाद में फिर हमने एवरेज नंबर देखे, क्योंकि फिर आपने एवरेज नंबर देखा कि कितने आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या करा, प्लेट ईच ट्यूब, जैसे यहाँ पे 20 ट्यूब्स हैं और 20 मिलियन सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स का नंबर दोनों में इक्वल लिया है, सेल्स का नंबर दोनों में हमने क्या लिया है, इक्वल लिया है। अब इसमें आपने क्या करा ना, इसमें 20 ट्यूब्स लिए हैं। ठीक है, अब वही है कि इसमें भी अब ये प्लेट्स कौन से जिसके ऊपर T1 फाज है। ठीक है, अब उसने यहां देखा कि कुछ के अंदर तो देर वॉज नो रेजिस्टेंट कॉलोनी, और कुछ के अंदर जो हमें कॉलोनीज ज्यादा, कुछ हमें जो T1 रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज्यादा देखने को मिले। तो इसमें क्या है ना, म्यूटेशन कब हुई थी, अर्ली स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिफोर T1 एक्सपोजर। देखो ना, यहां पर ये जो सारे कल्चर है ना, इसमें अभी आपने T1 नहीं दिया है। T1 तो किसके ऊपर है, प्लेट्स कंटेनिंग T1 फाजिस। यहाँ पर आपने प्लेट्स ना, प्लेट्स के ऊपर आपने आ गया कि प्लेट्स अंदर T1 फाज है। अगर तो म्यूटेशन T1 फाज के एक्सपोजर से हुई होती, वो तो फिर बाद में होनी चाहिए थी, और या तो सबके अंदर आपको इक्वल नंबर देखने को मिलना चाहिए था, बट आपको यहाँ पर डिफरेंट नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार चलो पहले इसको हम थ्योरेटिकली एक बार दोबारा पढ़ते हैं। देखो, हाइपोथेसिस 1 का मतलब क्या है कि इफ म्यूटेशंस अकर अडेप्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ T1 फाज। देखो दो चीजें हैं, एक तो T1 फाज की वजह से म्यूटेशन हो रही है, और एक आप रैंडम का मतलब है कि T1 फाज नहीं है। ठीक है, जब ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हमने ये कहा कि आप इक्वल नंबर ऑफ सेल्स लो, इक्वल नंबर ऑफ T1 फाज लो। ठीक है, लेकिन दूसरा हाइपोथेसिस क्या है, if mutations occur randomly
and are not affected by the presence or absence of bacteriophage. Mutation leading to resistance would occur at a low rate at any time during incubation, even in the absence of T1 bacteriophage. ये mutation कभी होती है but कम rate से होगी even in the absence of T1 bacteriophage. If a mutation occurred early in the incubation process in the culture tubes, the subsequent growth of the mutant bacteria would produce a large number of resistant cells in the culture. ठीक है. If a mutation occurred later in the incubation process, there would be a fewer resistant colonies. अब वो डिपेंड करता है ना, जब आप बैक्टीरिया को उस टाइम के लिए डिवाइड करा रहे हो, तो इसमें तो आप कह रहे हो कि T1 फाज है ही नहीं, बट फिर भी उसमें रेजिस्टेंस आ गया. द रैंडम म्यूटेशन हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट दैट number of resistant cells would fluctuate from experiment to experiment and from tube to tube, reflecting the varying times at which the resistance mutation occurred in liquid culture. In contrast, each portion of the large culture flask containing a stirred and homogeneous mixture of resistant and susceptible cells would produce a constant number of resistant colonies from plate to plate. ठीक है, देखो ना, अब इसके अंदर उसने क्या कहा है, दोनों एनवायरमेंट में फर्क क्या है. एक आपने लीवर एक्सपोजर दिया, ठीक है, और उसके अंदर आपने, जैसे इसमें उसने कहा ना कि पहले आप ई कोलाई को ग्रो कराओ इन द एब्सेंस ऑफ T1 फाज. ठीक है, मान लो इधर भी आपका T1 फाज नहीं है, ठीक है, इधर भी आपका T1 फाज नहीं है. ठीक है, अब वो कह रहा है कि 20 मिलियन सेल्स, रिमूव 10 सैंपल, यहां पे उसने 10 सैंपल यहां पर रिमूव करे. ठीक है, तो उसने कहा कि सेवरल इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस अकर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस. ठीक है, अब लेकिन क्या होता है ना, यहां पर तो आपने सबको फिर मिक्स कर दिया, जैसे यहां पर जो आपने एक्सपेरिमेंट करा ना उसमें आपने सबको मिक्स कर दिया, और मिक्सचर के बाद आपको फिर तो रिलेटिवली कांस्टेंट नंबर ही देखने को मिलेगा. ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने प्लेट ईच ट्यूब, जैसे अलग 20-20 ट्यूब ली हैं. ठीक है, अलग अलग ट्यूब लिए आपने. अब वगैरह की देर इज ए ग्रेट फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ T1 रेजिस्टेंट कॉलोनीज. ठीक है, इसमें क्या क्या आप इसमें प्रॉपर्टी में आप क्या करें, मिक्स कर दिया. आप बोले ना देयर दीज आर मिक्स टुगेदर इन ए बिग फ्लास्क टू गिव एन एवरेज वैल्यू, इसमें तो एवरेज वैल्यू आ गई. बट इसमें क्या है, आपने मिक्स नहीं करा, आपको सभी के अंदर, किसी के अंदर तो बिल्कुल ही रेजिस्टेंट नहीं देखने को मिला, इसका मतलब उसमें म्यूटेशन ही नहीं हुई है. और किसी के अंदर आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज्यादा देखने को मिले, ये लिखा ना, जिसमें जितने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसमें म्यूटेशन पहले ही हो चुकी थी, उसमें म्यूटेशन जो है वो पहले ही हो चुकी थी. और अब भैया ना, आप देखो ना, सभी में ही T1 फाज है. ठीक है, सभी प्लेट्स पे मान लो ये 20 प्लेट हैं, सभी पे T1 फाज है, सब पे सेल्स भी आपने इक्वल डाले हैं, तो फिर आपको अलग अलग क्यों देखने को मिल रहे हैं रेजिस्टेंट कॉलोनीज. आपके पास 20 ट्यूब थी, आपने बैक्टीरिया को ग्रो कराया. ठीक है, आप चलो सिर्फ मेनली इसको समझो. आपने इसके अंदर कोई भी अभी T1 फाज का एक्सपोजर नहीं है. ठीक है, आपने उनको कुछ जनरेशन के लिए ग्रो कराया, और 20 मिलियन सेल ही सारी प्लेट्स पे डाले, जिसके ऊपर क्या था, जिन प्लेट्स में T1 फाज था. आपको क्वालिटी अलग अलग क्यों देखने को मिली है, आपको तो ऐसी देखने को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 20 मिलियन सेल्स भी हैं, T1 फाज भी वही है. बट हुआ क्या है, अगर तो T1 फाज के एक्सपोजर की वजह से रेजिस्टेंस आया होता, तब तो आपको सबके अंदर इक्वल कॉलोनी, ऑलमोस्ट एक जैसा रेजिस्टेंट कॉलोनीज देखने को मिलनी चाहिए थी. आपको डिफरेंस इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि म्यूटेशन तो पहले ही होगी थी. ये नहीं है कि T1 के एक्सपोजर के बाद म्यूटेशन हुई है. अगर T1 के एक्सपोजर के बाद होती, तब तो आपको सभी के अंदर यहां पर इक्वल नंबर ऑफ T1 रेजिस्टेंट कॉलोनीज देखने को मिलनी चाहिए थी. बट किसी में आप देख रहे हो है ही नहीं, किसी में एक है, किसी में 3 है, किसी में बहुत ज्यादा है. वो क्या शो कर रहा है कि जब वो स्पॉन्टेनियसली ग्रो कर रहे थे, या जब वो नॉर्मली बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, उसी टाइम पे उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गया था, उसी टाइम उनके अंदर क्या आ गया था, आपका रेजिस्टेंस आ गया था. ठीक है, जैसे कि इन्होंने एक टेबल भी दिखा रखे हैं यहाँ पर, जैसे ये देखो, ये क्या सेम या डिफरेंट कल्चर. ठीक है ना, अब ये जो जैसे रोल, जैसे इसमें 14, 15, 13, 21, 15, 14, 26, जैसे इसमें ऑलमोस्ट इक्वली नंबर आपको देखने को मिल रहा है. लेकिन यहां पर आप देखो 6, 5, 10, 8, 24, 13, 165, 15, 6, 10, इसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है. ठीक है, देखो बेसिक सा फंडा आपने ये याद रखना है कि अगर T1 फाज के एक्सपोजर के बाद अगर रेजिस्टेंट कॉलोनीज बनती, तो फिर सबके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल आनी चाहिए थी, सबके अंदर ऑलमोस्ट क्या आनी चाहिए थी, इक्वल. लेकिन
आपको किसी में ज्यादा किसी में कम देखने को मिल रही है, तो इसका क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि म्यूटेशंस कैसी होती हैं आपकी, रैंडमली होती है। म्यूटेशंस कैसी होती हैं आपकी, रैंडमली। आया समझ में ये? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जैसे देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हु, एक तो हु एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड म्यूटेशंस अकर रैंडमली। तो अभी हम देखा कि सेवेडर, लूरिया एंड मैक्सवेदर, इन्होंने प्रूव किया। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन ये आपका वगैरह कि यूवी म्यूटाजेनेसिस was performed to isolate mutants of LAG-Z gene। म्यूटेशन रेट हमें दे रखा है, म्यूटेशन रेट हमें कितना गिवन है, 1 × 10⁻⁻⁴ पर सेल डिवीजन। म्यूटेशन रेट कितना है, 1 × 10⁻⁴। ठीक है, assuming that E. coli culture was initiated from a culture density of this, 1 × 10⁻² सेल्स हैं, वो ग्रो करके कितने हो गए, 1 × 10⁻⁶ सेल्स। हाउ मैनी लैग्स म्यूटेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन दिस पॉपुलेशन, कितने लैग्स म्यूटेंट्स होंगे? लैग्स म्यूटेंट्स, हाउ मैनी लैग्स म्यूटेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन दिस पॉपुलेशन। हमें म्यूटेशन रेट बता रखा है, और सेल्स जो है वो 1 × 10⁻² टू 1 × 10⁻⁶ के, तो वो पूछ रहा है कि कितने म्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है ना, आपको एक तो म्यूटेशन रेट गिवन है, और फाइनल सेल्स कितने हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जैसे फॉर्मूला होता है कि जो म्यूटेशन रेट है, जनरली ऐसे म्यूटेशन रेट क्या होगा कि जैसे आपके पास कितने म्यूटेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यही होगा। क्योंकि इससे हम म्यूटेशन रेट कर लेंगे टोटल सेल्स में कितने म्यूटेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सेल्स बाय नंबर ऑफ म्यूटेंट्स, नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ म्यूटेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स। मतलब नंबर ऑफ म्यूटेंट सेल लिख लो या म्यूटेंट्स लिख लो, नंबर ऑफ म्यूटेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे देखो जो म्यूटेशन रेट है वो हमें कितना गिवन है, 1 × 10⁻⁴। ठीक है, मतलब वही होगा ना, इसका मतलब क्या होगा कि 1 × 10,000, एक म्यूटेंट होगा 10,000 के अंदर, यही मतलब हुआ। अब आपके पास कितने सेल हैं, 10⁻⁶ कितने हो गए, यानी 10 लाख। अगर आप कह रहे हो कि एक म्यूटेंट 10,000 में है, तो 1 लाख में कितने हो जाएंगे, 10, 10 लाख कितने हो जाएंगे। सो वैसे भी आप कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है। तो म्यूटेशन रेट यहां पर कितना है, 1 × 10⁻⁴, तो इसको 1 × 10⁻⁴ लिख दो। नंबर ऑफ म्यूटेंट्स जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं यहाँ पर, 10⁻⁶। तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ into 10⁻⁶, which comes out to be approximately 100. So this is the right answer. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, वो कह रहा है जो म्यूटेशन रेट होता है, that refers to the frequency at which new mutations arise in the genome of an organism and is typically expressed as। यहां पर क्या बताया कि म्यूटेशन रेट क्या होता है, किस फ्रीक्वेंसी से नई म्यूटेशन जीनोम के अंदर अराइज हो रही है। तो म्यूटेशन रेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड म्यूटेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूटेशन। ठीक है, वही होगा जैसे आपके पास सेल, तो से हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेल तो आपके पास 10 लाख थे, तो सभी के अंदर अपॉर्चुनिटी है म्यूटेशन की, बट ऑब्जर्व्ड होना इज अ डिफरेंट थिंग। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं इन्फ्लुएंस करेगा अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूटेशंस को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट इन्फ्लुएंस द
अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूटेशंस। पहला लिखा है जनरेशन टाइम। जनरली क्या होता है ना, अगर किसी का जनरेशन टाइम कम है और किसी का जनरेशन टाइम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप जैसे कह रहे हो कि इक्वल आई है, तो उसका डबलिंग टाइम 20 मिनट्स है, तो उसमें चांसेस है ना कि उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि नया सेल 20 मिनट में ही बन रहा है। लेकिन कोई ऐसा सेल है, मान लो कि वो फॉर एग्जाम्पल इट इज टेकिंग लाइक 24 आवर टू डिवाइड, तो उसमें तो नया सेल बनने में ही 24 घंटे लग रहे हैं, तो फिर उसमें अपॉर्चुनिटी जो है म्यूटेंट्स की वो कम हो गई। तो जनरेशन टाइम तो इफेक्ट करेगा। अभी जो मैं अभी भी बता रहा था, डीएनए रिपेयर एफिशिएंसी एंड रेप्लिकेशन फाइडेलिटी। देखो ये कभी हमने एक लाइन पढ़ी थी ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें म्यूटेशन रेट अलग क्यों देखने को मिल रहा है, और विद इन ए ऑर्गेनिज्म भी जीन टू जीन भी म्यूटेशन रेट हमें अलग देखने को मिल सकता है। उसका रीजन वही है ना, ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन करें तो मान लो किसी के अंदर रिपेयर सिस्टम जो है वो एफिशिएंट है, उसके अंदर डीएनए, उसके अंदर रेप्लिकेशन फाइडेलिटी मतलब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, तो उसमें आपको म्यूटेशंस कम देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू द अदर जिसके अंदर रिपेयर एफिशिएंसी और रेप्लिकेशन फाइडेलिटी ठीक नहीं है। फिर है एक्सपोजर टू म्यूटाजेंस। तो ऑब्वियसली म्यूटाजन का एक्सपोजर होगा तो म्यूटेशंस होगी। ठीक है। और इसमें क्या आपका पॉपुलेशन साइज, देखो यहां पर जो पॉपुलेशन का साइज है वो नहीं इन्फ्लुएंस करेगा कि पॉपुलेशन का साइज कितना है। जितने हमारे पास फैक्टर्स हैं, बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे, और पॉपुलेशन साइज नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन साइज। ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ना बस बेसिक बताया कि जैसे एग्जाम में ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अभी रिसेंटली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे मे बी दे विल नॉट आस्क अबाउट द टेस्ट, बट उन्होंने जैसे ये पूछ लिया कि किसने डेमोन्स्ट्रेट करा कि म्यूटेशंस रैंडमली होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लूरिया एंड डेलब्रक। ठीक है। देखो मेन मोटिव यही था कि जो आपने बस ये चीज याद रखना, आपने जो ये एक्सपेरिमेंट करा ना, मतलब सिर्फ चाहे ये वाला पोर्शन याद रखो। उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ सेल्स लिए, मतलब ग्रो कराया पहले, उसके बाद उन्होंने T1 फाज का एक्सपोजर दिया। देखो दो चीजें हो सकते हैं ना, एक तो पहले एक्सपोजर दे दो T1 फाज का, ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, बैक्टीरिया होने चाहिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो चीजें करी, इक्वल नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिए और इक्वल नंबर ऑफ T1 फाज लिए। फिर उनको प्री पे ग्रो किया, फिर मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने से तो क्या होगा ना, आपके पास इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। लेकिन दूसरे केस में उन्होंने 20 ट्यूब्स ली, बट पहले T1 फाज का एक्सपोजर नहीं दिया। ठीक है। एक्सपोजर कब दिया? प्लेट के ऊपर। ठीक है। अगर तो, और मतलब इन इन 20 की 20 प्लेट पे आपने 20 मिलियन सेल्स डाले, हर एक ट्यूब में से, पहली ट्यूब में यहां से, दूसरी में यहां, तीसरी यहां, और सभी के ऊपर T1 फाज का नंबर इक्वल था। अगर तो T1 फाज के प्रेजेंस की वजह से रेजिस्टेंट कॉलोनीज बनी होती तो वो इक्वल नंबर आना चाहिए था। लेकिन कॉलोनीज के नंबर में बहुत ज्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपकी जो म्यूटेशंस है वो रैंडमली हुई है। रैंडमली का मतलब क्या है कि वो T1 फाज के एक्सपोजर की वजह से नहीं हुआ है। इट इज नॉट एक्सपोजर ऑफ T1 फाज विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज, वो पहले ही हो गई है। रैंडम का मतलब यही हुआ ना। अडेप्टिव का मतलब या इंड्यूस का मतलब तो उस प्रेजेंस वजह से, आर्मी हम कह रहे हैं उसकी प्रेजेंस वजह से नहीं होती है। यही तो प्रूव करना है ना कि T1 फाज की प्रेजेंस की वजह से होती है या रैंडमली होती है। अगर तो यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आई होती है ना सारी ट्यूब्स के अंदर, फिर आप कहते हैं कि T1 फाज की वजह से ही हुआ है। बट किसी ट्यूब में एक भी रेजिस्टेंट कॉलोनी है, किसी में एक है, किसी में तीन है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा कॉलोनीज हैं, इसका मतलब वो म्यूटेशन पहले हुई है, ना कि इंड्यूस है। आएगा नहीं आज समझ में? हम्म। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ म्यूटेशन। क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करेंगे आपका, कि क्या म्यूटेशन की लोकेशन है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ म्यूटेशन। ठीक है। करेक्ट म्यूटेशंस हैं, दे मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप और क्रोमोसोमल लोकेशंस इन विच दे अकर। म्यूटेशन किस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं? या तो सेल टाइप,
या क्रोमोसोम की लोकेशन जिसमें वो हुई है, ठीक है। सोमैटिक म्यूटेशंस आर दोज अकरिंग इन एनी सेल इन द बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मेनली वो है ना जो हमारे अंदर गैमेट्स बनाते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म सेल, एग सेल, तो जो सेल गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं या oocytes होते हैं, ठीक है। Autosomal mutations are mutation within the genes located on autosome, ठीक है। Whereas X-linked or Y-linked mutations are those within the genes located on the X or Y chromosome respectively. Mutation arising in somatic cells are not transmitted to future generation, क्योंकि future generation में तो जो जो चेंज अगर स्पर्म या एक्सेल में होगा वही चेंज आ जाएगा ना। तो मैट्रिक्स में जो चेंज था वो अगली जनरेशन में जाता। When excessive autosomal mutations occur in a somatic cell of diploid organism, it is unlikely to result in a detectable phenotype, क्योंकि वही ना क्या बताए डोमिनेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन जो है वो रिसेसिव है। तो उसके अंदर एक तो पहले से ही कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल ए, मतलब जो नई एलील बनी है वो स्मॉल ए बनी है, तो उसमें आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। द एक्सप्रेशन ऑफ सच म्यूटेशन इज लाइकली टू बी मास्क्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप एलील विद इन द सेल। सोमैटिक म्यूटेशंस विल हैव ए ग्रेटर इंपैक्ट इफ दे आर डोमिनेंट। हाँ, अगर वो डोमिनेंट म्यूटेशन होगी तब उसका इंपैक्ट होगा। और इन मेल्स इफ दे आर एक्स लिंक्ड, ठीक है। मतलब या तो म्यूटेशन डोमिनेंट हो, अगर मेल में तो क्या होता है ना जैसे रिसेसिव भी हो और वो जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है, तो आपको पता है कि फिर वो तो एक्स लिंक रिसेसिव होगी, ठीक है। सिंस सच म्यूटेशंस आर मोस्ट लाइकली टू बी इमीडिएटली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। या तो म्यूटेशन डोमिनेंट हो या मेल के अंदर एक्स लिंक्ड हो, क्योंकि जो इन एक्यू पे है वो बी पे है नहीं, तो वो अपना डायरेक्ट फिनाइल दिखा गया है। सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड सोमैटिक म्यूटेशंस विल बी मोर नोटिसेबल इफ दे अकर अर्ली इन डेवलपमेंट, ठीक है, कि इम्पैक्ट ऑफ डोमिनेंट और या एक्स लिंक्ड सोमैटिक म्यूटेशन है अगर वो अर्ली हो। व्हेन ए स्मॉलर नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल रेप्लिकेट टू गिव राइज टू ए सेवरल डिफरेंशिएटेड टिश्यू और ऑर्गन। अब वही हो रहा है ना, कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब हमें आप जैसे आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो उसमें आपको पता है पहले जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है, फिर अलग अलग सेल्स बन रहे हैं ना। अब वो डिपेंड करता है ना म्यूटेशन किस टाइम पे हो रही है। क्योंकि सोमैटिक सेल का मतलब क्या है, अब आपने जैसे पढ़ा कि जैसे एक तो होता है टोटीपोटेंट, अगर अगर चेंज जाइगोट लेवल पे ही आ गया तो फिर वो तो सारे बॉडी के सेल्स में देखने को मिलेगा। बट जैसे 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 लेकिन आगे आपकी जर्म लेयर्स बन गई, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म बन गया। अब मान लो एक्टोडर्मल लेयर जो है उसके उसके जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं उसमें म्यूटेशन आ गई, फिर क्या है, ये आगे लगे ये सारे सोमैटिक सेल्स ही ना। वो तो चलो बाद में है कि गोनेट्स कौन बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वी हैव थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म। कुछ ऑर्गन्स हमारे अंदर एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, कुछ मेसोडर्मल, कुछ एंडोडर्मल, ठीक है। पढ़ा है ये। बोन कहाँ से बनती है एक्टोडर्म से। और ब्लड मेसोडर्म। और जैसे होता है ना ये चीजें कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अब जोलॉजी वालों को तो पता होनी चाहिए चीजें कि कौन सा ऑर्गन कौन सी उससे बन रहा है। अब देखो सोमैटिक सेल का मतलब क्या है ना, सिर्फ आप जो मतलब फीमेल के अंदर ओवरीज की बात करो या मेल के अंदर टेस्टिस, तो वहीं पर ही वो सेल्स हैं जिन्होंने गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है ना। अब वो म्यूटेशन अब डिपेंड करे ना कि कौन से टाइप के सेल में हो रहा है। वो उसने देखो यही लिखा कि अगर अर्ली हो गया, अर्ली इन्वेशन अर्ली डेवलपमेंट मतलब क्या है, अभी अभी तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है बट उसी टाइम पे सेल में कुछ म्यूटेशन होगी, तो फिर क्या होगा ना वो इफेक्ट। अब वो डिपेंड करता है वो डोमिनेंट म्यूटेशन है, रिसेसिव म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन उस जीन के ऊपर हुई है जो ऑटोसोम के ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, तो अकॉर्डिंगली आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा। बट जनरली जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था ना उसमें हमने ये पढ़ा था कि पेरेंट से आ रहा है। उसमें हमने ये बात नहीं करी थी ना कि बच्चे को जो डिजीज हो रही है वो बेसिकली जो बच्चे के अंदर आपको जो भी डिजीज हो रही है वो पेरेंट्स से वो जीन्स आ रही हैं। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन का मतलब क्या है, कि जब सेल डिवाइड कर रहे हैं तब जाके म्यूटेशन हो रही है। नाउ दैट पर्टिकुलर म्यूटेशन में अराइज अर्ली इन द डेवलपमेंट और लेट इन द डेवलपमेंट, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि क्योंकि नॉर्मली आप ये अलग अलग प्रोसेस पढ़ते हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, if they occur early in development, जब सेल्स अनफिनिश्ड सेल का नंबर कम है और उन्होंने आगे टिश्यू और ऑर्गन बनाने हैं।
अब मान लो एक्टोडर्मल लेयर के जो सेल्स हैं उसमें किसी सेल में म्यूटेशन होगी, तो एक्टोडर्म से जो जो भी बनना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ना, क्या पता वो जो सेल के अंदर जिस जीन में म्यूटेशन हुई है वो जीन हमें कौन कौन से ऑर्गन में चाहिए, जिस चीज ऑर्गन में उस जीन का रोल होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको उस ऑर्गन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो चलो उसने बेसिक बताया, सोमैटिक होती है या सोमैटिक में ऑटोसोमल, ठीक है। अब वो कह रहा है जो डोमिनेंट म्यूटेशंस होती हैं दैट अकर इन सेल्स ऑफ एडल्ट टिश्यूज आर ऑफन मास्क्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड ऑफ नॉन म्यूटेंट सेल्स इन द सेम टिश्यू दैट परफॉर्म द नॉन म्यूटेंट फंक्शन। अब वो कह रहा है ना एडल्ट टिश्यू में तो बहुत सारे सेल्स हैं, क्या पता उसमें सेल कुछ म्यूटेंट्स है कुछ नॉन म्यूटेंट है। तो अगर नॉन म्यूटेंट सेल्स का नंबर मान लो बहुत ज्यादा है तो क्या होगा फिर आपको, डोमिनेंट म्यूटेशन अटैक सेल्स ऑफ एडल्ट टिश्यूज ऑफन मार्क्ड बाय द activity of thousands upon thousands of non-mutant cells in the same tissue। अब देखो ना एक टिश्यू के अंदर, मान लो आपने कह दिया एक टिश्यू के अंदर पता नहीं कितने लाखों सेल हैं, ठीक है। अब उन लाखों सेल को बने हैं, मान लो 1 लाख सेल थे पहले, 50,000 थे, 25,000 थे, फिर उससे पहले कितने थे आपके, मान लो 12,500 थे। तो सेल्स तो ऐसे डिवाइड कर रहे हैं ना। अब वो डिपेंड करता है कि म्यूटेशन कहाँ पर हुई है। मान लो म्यूटेशन हुई किसी भी पर्टिकुलर एक सेल के अंदर, ठीक है ना। अब मान लो आपने कहा कि 25 से 50,000 बनने हैं, मान लो 25,000 में से चलो 5 सेल में म्यूटेशन है, बट बाकी 24,995 सेल तो ठीक है ना, तो वो तो नॉर्मली बनाएंगे। अब 5 सेल हैं, उन्होंने तो आगे 10 ही बनाने हैं, 10 ने आगे 20 बनाने हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि 1 लाख सेल्स के अंदर मान लो थोड़े बहुत म्यूटेंट हैं भी सही, मान लो आपने कह दिया चलो 1,000 म्यूटेंट भी हैं, तो बाकी 99,000 नॉन म्यूटेंट ना, तो फिर उनका जो नॉन म्यूटेंट सेल्स हैं उनकी, क्योंकि वो तो नॉर्मल प्रोडक्ट बना रही होंगी क्योंकि उनके अंदर तो जीन नॉर्मल है, तो जो डोमिनेंट म्यूटेशन हुई है एडल्ट टिश्यूज में दैट आर ऑफन मास्क्ड विद एक्टिविटी ऑफ थाउजेंड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ नॉन म्यूटेंट सेल्स इन द सेम टिश्यू दैट परफॉर्म द नॉन म्यूटेंट फंक्शन, ठीक है। म्यूटेशन इन जर्म सेल्स are of greater significance because they may be transmitted to offspring as gametes. They have the potential of being expressed in all cells of an offspring। क्योंकि जो जर्म सेल से म्यूटेशन आ रही है, क्योंकि उसने तो जाइगोट बनाना है, जैसा जाइगोट का जीनोटाइप होगा ना, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी कंटेन्स द सेम डीएनए, ठीक है ना। तभी हम जब पेडिग्री एनालिसिस हमने पढ़ा था, तो जब हम कह रहे थे ना कि यहाँ से कैपिटल ए आ रहा है, यहाँ से स्मॉल ए आ रहा है, या यहाँ से एक्स सी आ रहा है, यहाँ से वाई आ रहा है, या एक्स एक्स सी आ रहा है, जो भी हम पढ़ रहे थे, तो हम जाइगोट की बात कर रहे थे। तो अगर जर्म सेल से ऑफस्प्रिंग में कुछ भी गया, वो तो फिर पूरे के पूरे बॉडी में जाए ना। ऐसा तो होता है कि आपको कुछ सेक्स में जाएगा उसमें नहीं लगा। सोमैटिक म्यूटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ ए म्यूटेशन इज कमिंग थ्रू द जर्म सेल्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो कह रहा है इनहेरिटेड डोमिनेंट ऑटोसोमल म्यूटेशंस विल बी एक्सप्रेस फिनोटिपिकली इन द फर्स्ट जनरेशन। X-linked recessive mutation arising in the gametes of homogametic female may be expressed in hemizygous male offspring। हेमीजाइगस का मतलब क्या है, क्योंकि रिसेसिव का मतलब फीमेल में तो दोनों एक्सी एक्सी होनी चाहिए, मेल के अंदर आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नहीं लिखते, मेल के अंदर आप हेमीजाइगस लिख देते हो इस चीज को, ठीक है। दिस विल अकर प्रोवाइडेड दैट मेल ऑफस्प्रिंग रिसीव्स द अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम। बिकॉज ऑफ हेट्रोजाइगसिटी द occurrence of autosomal recessive mutation in the gametes of either male or female may go unnoticed for many generation। जैसे हमने पढ़ा भी था ना कि जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं दे में स्किप जनरेशन, ठीक है ना। क्या बता वो, क्योंकि रिसेसिव का मतलब दोनों फिर रिसेसिव होने चाहिए ना लीड्स, तभी जाके आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है या जो का फिनोट देखने को मिलता है। until the resultant allele has become widespread in the population, ठीक है। usually the new allele will become evident only when a chance meeting brings together two copies of it together into homozygous condition। अब है ना, जैसे आप कैपिटल स्मॉल ए का कैपिटल स्मॉल ए से क्रॉस कराते हो, तो स्मॉल ए की चांसेस तो 1/4 ही है ना। तो वो कह रहे हैं जब चलो पॉपुलेशन का साइज बहुत बढ़ जाता है, तब क्या पता कि कैपिटल स्मॉल ए और फिर आपकी स्मॉल ए आने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो ना, आप कह रहे हो कैपिटल ए से मैरिज हो रही है, तब तो डिजीज आने के चांसेस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है ना। अब वो तो कैपिटल ए स्मॉल है क्योंकि दोनों फिनोटिपिकली नॉर्मल है, तो तब आने के चांसेस है कि स्मॉल ए आएगा, ठीक है। तो क्योंकि रिसेसिव के लिए दोनों एलील्स होनी चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, तभी जाके आपको स्पेसिफिक जो फिनोटाइप है वो देखने को मिलता है, ठीक है।
बेस वही जो है जो आपने फैटी एसिड में से पढ़ लिया है। अब कह रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन हम बेस्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर चेंज, ठीक है। जेनेटिसिस्ट ऑफन क्लासीफाई Geneticists often classify gene mutations in terms of nucleotide changes that constitute the mutation. A change of a one base pair to another in a DNA molecule is known as a point mutation or base substitution. ठीक है, कहते हैं एक बेस पेयर का अगर चेंज आता है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन और क्या बोलते हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। A change of one nucleotide of a triplet within a protein coding portion of a gene may result in the creation of a new triplet that codes for a different amino acid in the protein product। ठीक है, जैसे मान लो एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, ठीक है, तो क्या था, अगर हमने ट्रिपलेट किया तो उससे क्या होगा ना, डिफरेंट अमीनो एसिड आता है। जैसे हमने मान लो आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, तो उसमें आप क्या करते हो कि जीएजी क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब हम एक ही चेंज लेके आ रहे हैं, हम चेंज लेके आ रहे हैं ए की जगह यू। अब वो कह रहा है जी यू जी क्या बना रहा है, वैलिन। जी यू जी क्या बना रहा है आपका, वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वैलिन। ठीक है। इफ दिस अकर्स द म्यूटेशन इज नोन एज ए मिससेंस म्यूटेशन, इसमें क्या बोलते हैं, मिससेंस। ए सेकंड पॉसिबल आउटकम इज दैट द ट्रिपलेट विल बी चेंज्ड इनटू ए स्टॉप कोडोन। जैसा आपने कहा कि कहीं पर फॉर एग्जांपल यूजीजी है, यूजीजी क्या बनाता है, ट्रिप्टोफैन। लेकिन अगर मान लो जी की जगह ए आ जाए तो वो क्या बन गया आपका, स्टॉप कोडोन। क्या बन गया आपका, स्टॉप कोडोन। तो अगर ट्रिप्टोफैन, नॉर्मली तो ट्रिप्टोफैन बना रहा था बट उसकी जगह स्टॉप कोडोन आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, आपकी नॉनसेंस। ए सेकंड पॉसिबल आउटकम इज दैट ट्रिपलेट विल चेंज इनटू स्टॉप कोडोन, ट्रिपलेट्स में जो है स्टॉप कोडोन में, रिजल्टिंग इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए प्रोटीन। दिस इज नोन एज नॉनसेंस म्यूटेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी नॉनसेंस म्यूटेशन। If the point mutation alters a codon but does not result in a change in the amino acid at that position in the protein due to degeneracy of genetic code, it can be considered a silent mutation। उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपकी silent mutation। अगर तो पॉइंट म्यूटेशन ऑल्टर करती है, उसकी वजह से मतलब आपका, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि ट्रिपलेट तो चेंज हुआ बट अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल अभी आपको, जैसे यूसीए, यूसीए सिरिन बनाता है और यूसीजी भी सिरिन बनाता है। तो इस टाइप की म्यूटेशन हम क्या बोलते हैं, साइलेंट। ठीक है, साइलेंट मतलब डीएनए लेवल पे चेंज आ रहा है तो एमआरएनए लेवल पे भी चेंज आएगा। बट क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ डीजेनेरेसी, क्योंकि वन अमीनो कैन बी एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी साइलेंट म्यूटेशन। अब यहां पर एक दो टर्म्स होते हैं, एक होती है ट्रांजिशन, एक होती है ट्रांसवर्जन। जैसे अगर प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाए, जैसे आपने कहा कि अगर कहीं पर ए है तो ए की जगह जी आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन ग्वानिन क्या होती हैं, प्यूरिन्स। या जी की जगह ए आ जाए, जो भी है वाइस वर्सा, या कहीं पर सी की जगह टी आ गया या टी की जगह सी आ गया, तो ये ट्रांजिशन है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें दो रिंग होती हैं, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग होती है, तो ज्यादातर जो मतलब ट्रांजिशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। बट ट्रांसवर्जन में क्या होता है, जैसे प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ गई, जैसे ए की जगह सीओ टी आ गया, या जी की जगह सीओ टी आ गया, ए की जगह सीओ टी आ गया, या जी की जगह सीओ टी आ गया। या क्या हो सकता है, मान लो सी की जगह ए और जी आ गया, या टी की जगह ए और जी आ गया। ठीक है ना, ए की जगह सी टी, जी की जगह सी टी, सी की जगह ए जी, टी की जगह ए जी। अगर प्यूरिन पिरिमिडिन से रिप्लेस हो रही है और पिरिमिडिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सन। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, यू विल ऑफन सी टू अदर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब बेस सब्स्टिट्यूशंस। इफ ए pyrimidine replaces a pyrimidine or a purine replaces a purine, a transition has occurred। ठीक है, if a purine replaces a pyrimidine or vice versa, a transversion has occurred।
ठीक है। अनदर टाइप ऑफ चेंज इज द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स एट एनी पॉइंट विद इन द जीन। अभी ये तो चलो फ्रेम शिफ्ट होगी, अगर कहीं पर अभी देखो ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो यू आर जस्ट रिप्लेसिंग वन विद अनदर, बट फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आप जैसे आपने चाहे, डिपेंड करता है, एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करा है, एक डिलीट हुआ है, दो इंसर्ट दो डिलीट हुए हैं, तीन इंसर्ट तीन डिलीट हुए हैं, वन और मोर हो सकते हैं। द लॉस और एडिशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड causes ऑल ऑफ द सब्सिक्वेंट थ्री लेटर कोडोन्स टू बी चेंज्ड। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आगे की सारी, क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन को रीड करते हो वो ट्रिपलेट की फॉर्म में रीड करते हो, ठीक है। अगर आपने एक जगह पे डिलीट करा, जिस पॉइंट पे भी डिलीट हुआ है, जिस पॉइंट पे भी ऐड हुआ, उससे सारा आगे का फ्रेम शिफ्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना, द कैट सो द डॉग, ठीक है। भले ये सिर्फ एक इंग्लिश की एक लाइन है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके अंदर सारे लेटर्स जो है वो थ्री अल्फाबेट्स वाले हैं, ठीक है। अब एक तो कह रहा है चलो आप सब्स्टिट्यूशन करो, जैसे सी की जगह उसने बैट कर दिया, आपका डॉग की जगह होप कर दिया, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह टी कर दिया। इससे क्या हो रहा है ना कि आपका फ्रेम नहीं शिफ्ट हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, चेंज किसके अंदर आ रहा है, उस वर्ड के अंदर जहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन करी है। रेस्ट ऑफ द वर्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा। बट अगर आप डिलीट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे सी को डिलीट कर दिया, यू डिलीट द लेटर सी, या अल्फाबेट सी को आपने डिलीट कर दिया, अब क्या बनेगा, था ATS AWT HEDOG। तो सी के लॉस की वजह से क्या हुआ, आगे का सारा फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है। ऐसे गेन, जैसे आपने यहां पर एम डाल दिया, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो री ट्रिपलेट की फॉर्म में ही होती है। तो CMA TSA WTH EDOG, ये किसके एग्जाम्पल हैं, फ्रेम शिफ्ट के। सब्स्टिट्यूशन में तो आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करा है ना, तो ओनली दैट पर्टिकुलर जहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ बस उसमें चेंज आएगा। बट अब इसलिए ये मैटर करता है ना, अगर तो मान लो अगर आपके पास एक जीन है, अगर उसमें इनिशियली कहीं पर फ्रेम शिफ्ट हो जाए, तब बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि एक जीन है, मान लो वो एक प्रोटीन बनाती है 100 अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो 100 अमीनो एसिड्स को बना रही है, तो उसमें जैसे 303 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, 300 तो वो गए, एक स्टॉप कोडॉन होना चाहिए। अब क्या होता है ना, अगर तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अर्ली हो जाए, जैसे अब इतना बड़ा सीक्वेंस है जिसके अंदर 300 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर यहाँ कहीं पे फ्रेम शिफ्ट, यहाँ कहीं पर आपने एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड या डिलीट कर दिया, तो फिर आगे का सारा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है ना, चेंज यहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, जितना पहले पॉइंट पे चेंज होगा उतना ज्यादा आगे आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और दैट विल बी गोइंग टू ब्रिंग मोर चेंज इन द स्टेबिलिटी, या मोर चेंज इन द बेसिकली एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर यही बता रखा है, these are called frame shift mutations because the frame of triplet reading during translation is altered. A frame shift mutation may occur when any number of bases are added or deleted except multiples of 3, which would re-establish the initial frame of reading. It is possible that one of the many altered triplets will be UA, UAG or UGA, the translation termination codons, ठीक है, कि UA, UAG और UGA, when one of the triplet is encountered during translation, polypeptide synthesis is terminated at that point। अगर अगर फ्रेम शिफ्ट की वजह से कहीं पर स्टॉप कोडॉन आ गया, फिर तो सारा वहीं पे ट्रांसलेशन रुक जाएगी, और ट्रांसलेशन वहां पे रुक गई तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस आपका रुक जाएगा। ऑब्वियसली द रिजल्ट्स ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कैन बी वेरी सीवियर, स्पेशली इफ दे अकर अर्ली इन द कोडिंग सीक्वेंस, जो मैं आपको पहले कह रहा था। अगर वो शुरू शुरू में ही कोडिंग सीक्वेंस के स्टार्टिंग में ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाए, तो फिर तो सारा ही फ्रेम चेंज है, ठीक है। तो जैसे चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो, क्या आंसर होगा इसका। वगैरह जो एस्पार्टिक एसिड है, that is specified by the codon GAU and GAC. After mutation, aspartic acid is changed to alanine, represented by GCX, where X may be AU, C, or G.
द रिवर्जन ऑफ द म्यूटेशन कुड ओनली बी डन विद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, द नेचर ऑफ द म्यूटेशन इज कंसिडर्ड टू बी। तो बताइए म्यूटेशन का नेचर क्या होगा। देखते हैं। और देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एस्पार्टिक एसिड इज स्पेसिफाइड बाय द कोडोन्स GAU एंड GAC। आफ्टर म्यूटेशन एस्पार्टिक एसिड इज चेंज टू एलेनिन रिप्रेजेंटेड बाय GCX। ठीक है। अब देखो क्या है ना, GAU और GAU और GAC क्या बनाते हैं, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है। म्यूटेशन के बाद एस्पार्टिक एसिड एलेनिन बना रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय GCX। कहता है XA भी हो सकता है, XU भी हो सकता है, XC भी हो सकता है, XG भी हो सकता है। ठीक है, यही है। इट कुड बी AUC और G। ठीक। अब देखो सबसे पहले एक तो आपको क्योंकि अगर आपने रिवर्जन कराना है, रिवर्जन मतलब आपने इसको उल्टा कराना है ऑब्वियसली, एलेनिन से दोबारा क्या बनवाना है, मतलब रिवर्जन का मतलब आप दोबारा एस्पार्टिक एसिड बनवाना है आपने। ठीक है। एक तो आप सी को चेंज करो पहले ए में। अगर सी ए में चेंज हुआ तो ये क्या है, हम्म, क्योंकि सी को आपने किस में चेंज करना है, ए में। ठीक है। अब देखो क्या ना, इसका मतलब GCU बन गया, GCC बन गया। मतलब आप सब जगह पे पहले सी कर देते हैं, मतलब इधर आपने GCU कर दिया और क्या कर दिया, GCC। ठीक है। अब देखो ये दोनों तो बन ही गए, ये दोनों तो बन ही गए ना, आपका GCU भी बन गया, GCC भी बन गया, सिर्फ ए चेंज करने से। लेकिन अब अगर आपके पास GCA या GCG है, तो ए को या तो यू और सी में कन्वर्ट करो, या जी को यू और सी में कन्वर्ट करो। तो वो क्या होगा, ए को यू और सी में या जी को यू और सी में, तो वो भी ट्रांसवर्जन होगा। देखो आपके पास ये दो कोडोन है एस्पार्टिक एसिड के लिए, ये चार हैं एलेनिन के लिए। ठीक है। एक तो ऑब्वियसली आपको जी से ए करना पड़ेगा, सॉरी इसको सी को ए, सॉरी यहाँ पे मैं GAU लिखता हूं ना, क्योंकि हमें जिसको आप ए कर दो ना, सी से ए चेंज कर दिया आपने, तो GAU बन गया और GAC बन गया। एक्चुअली हमें ये बनाने हैं ना, अब ये चार हैं, इन चारों के अंदर चलो हम चेंज करते हैं तो क्या क्या बनेगा। पहले हम सी की जगह ए करते हैं, तो एक तो बन गया GA और GAU, GAC और GAC, ये चार बन गए ना। सभी जगह आप सी को ए में चेंज कर दो। अब GAU और GAC तो बन ही गए, एक चेंज करने से, बस सिर्फ सी को ए में चेंज करने से बन गए ना ये तो। अब GA और GAG है। अब ए की जगह मुझे क्या चाहिए, यू या सी, और जी की जगह भी मुझे क्या चाहिए, यू और सी। तो वो भी क्या होगा, ट्रांसवर्जन ही होगा ना, क्योंकि ए की जगह भी आपको यू और सी में से एक चाहिए और जी की जगह भी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ट्रांसवर्जन। कि नहीं। ठीक है। ऐसे देखो ये क्वेश्चन आया था, एक हाइपोथेटिकल जीन है जो कि एक प्रोटीन बनाती है और उसका हमें अमीनो एसिड सीक्वेंस गिवन है। ठीक है। फिनाइल एलेनिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, वैलिन, आर्जिनिन, सेरिन। ठीक है। ए म्यूटेशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड और द अमीनो एसिड सीक्वेंस, जब आपने एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज करा, उस अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑल्टर हो गया। ठीक है। फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, 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 वैलिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन, 4 टाइम्स ल्यूसिन, फिर वैलिन। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक एक सेकंड सिंगल म्यूटेशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन करेंगे सेम जीन के अंदर, जो कि रिस्टोर करा देगी, रिस्टोरिंग बैक द अमीनो एसिड सीक्वेंस टू ओरिजिनल। एक म्यूटेशन हमें करनी है, और जैसे एक म्यूटेशन ने तो सीक्वेंस को ऑल्टर कर दिया, बट एक सेकंड सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन अकर्स इन द सेम जीन, रिस्टोरिंग द बैक टू द नॉर्मल सीक्वेंस टू द ओरिजिनल। The following statements were made regarding the nature and location of first mutation and that of intragenic suppressor। क्योंकि अगर उस म्यूटेशन के इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए म्यूटेशन अगर सेम जीन में हो रही है तो उसको इंट्राजेनिक बोलते हैं।
और अगर किसी और जीन में होती तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक। ठीक है। अब यहाँ पर कितने अमीनो एसिड हैं, अगर आप सीक्वेंस में देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट सीक्वेंस में 7 अमीनो एसिड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और म्यूटेशन के बाद कितने हो गए, 6। और हुई सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की म्यूटेशन है, तो इसका मतलब ये डिलीशन है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट करने से क्या होगा ना, जैसे अगर 7 अमीनो एसिड है तो 21 न्यूक्लियोटाइड होंगे, एक डिलीट कर दिया तो 20 रह गए, तो ट्रिपलेट तो 6 ही बनेंगे ना। और चेंज कहां से हुआ है, पहला तो सेम ही है, सेकंड से चेंज हुआ है, तो इसका मतलब जो म्यूटेशन है वो डिलीशन है सेकंड कोडोन के अंदर। ठीक है, इंजर्शन तो है नहीं। ठीक है, तो बी गलत हो गया, ए सही है। अब अगर आपको रिस्टोर कराना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल सीक्वेंस, तो जहां पर आपने डिलीट करा है वहीं पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जो इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन है वो इंसर्शन होगा सेकंड कोड के अंदर ही, क्योंकि जहां से आपने डिलीट करा है वहीं पे आप ऐड करो, थर्ड कोड में थोड़ा ऐड करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए एंड सी। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको स्टेटमेंट बतानी थी। सिंपल सी बात है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड का ही म्यूटेशन है, अगर उससे मेरे अमीनो एसिड का नंबर कम हो गया, अगर तो सेम रहता तो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर हाँ, क्योंकि अगर आप एक ऐड भी करोगे तब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 21 की जगह 22 हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, तब भी साथ ही बनाएगा वो। बट ये होगा ना, अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा जिस भी पॉइंट पे आप इंसर्ट करोगे। लेकिन अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के म्यूटेशन की वजह से अमीनो एसिड का नंबर ही 7 से 6 हो गया, इसका मतलब वो पक्का डिलीशन है, क्योंकि डिलीशन की वजह से ही नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपके कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। आया समझ में ये? ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिनोटिपिक इफेक्ट्स। ठीक। अब यहां पर कुछ हम टर्म्स देखेंगे, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और मतलब ये सब टर्म्स हैं, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा है यहां पर, depending on their type and location. Mutations can have a wide range of phenotypic effect from none to severe. As discussed, a loss of function mutation is the one that reduces or eliminates the function of gene product. Loss of function का मतलब क्या है, जिससे जीन प्रोडक्ट जो है उसका फंक्शन रिड्यूस या एलिमिनेट ही हो गया। ठीक है, any type of mutation from a point mutation to deletion of the entire gene may lead to loss of function. अब देखो कई बार क्या होता है ना, क्या पता सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आया बट जीन का प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, वो तो उसी के इक्विवेलेंट है ना कि जीन है ही नहीं। ठीक है ना, या कई बार ऐसा होता है कि जीन का प्रोडक्ट बन रहा है वो फंक्शनल ही नहीं है, बट जो चीज फंक्शनल ही नहीं है तो उसका क्या करना हमने। तो समटाइम्स ए म्यूटेशन विल लीड टू द, मतलब उसका उससे जो जीन प्रोडक्ट बनेगा वो या तो फंक्शनल नहीं होगा, क्या पता बने ही ना, तो दैट इज इक्वलेंट टू द डिलीशन ऑफ जीन। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53। ठीक है, तो वो ट्यूमर को सप्रेस कर रही है, लेकिन इसमें म्यूटेशन होने की वजह से अब वो ट्यूमर सप्रेसर की तरह एक्ट ही नहीं कर रही है, तो उसका फंक्शन क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे ही म्यूटेशन दैट रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन आर नोन एज नल म्यूटेशंस। से कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो तो उसे नल म्यूटेशन बोलते हैं, और मोस्ट लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आपकी रिसेसिव होती हैं। ठीक है, हाउएवर dominant effect of loss of function can occur in a situation known as haploinsufficiency. Haploinsufficiency क्या होता है कि एक नॉर्मल एलील से काम नहीं चलेगा। जैसे कई बार तो क्या होता है ना, वैसे तो रिसेसिव का मतलब क्या है कि दोनों म्यूटेटेड होंगी तभी इफेक्ट दिखेगा। हैप्लो इनसफिशियंसी का मतलब क्या है कि एक तो नॉर्मल एलील है बट एक रिसेसिव है, बट एक जैसे हमने पहले भी टर्म यूज किया हैप्लो सफिशिएंट। हैप्लो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक एलील से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हैप्लो इनसफिशियंसी का मतलब क्या है, एक जीन तो चलो नॉर्मल है बट दूसरी म्यूटेशन होने के बाद भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हैप्लो इनसफिशियंसी है, मतलब सिंगल जो डोमिनेंट एलील है या नॉर्मल एलील है दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है, तभी इसको हम हैप्लो इनसफिशिएंट बोल रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैप्लो इनसफिशियंसी
when a single functional copy of gene does not produce enough gene product to bring about a wild type phenotype. ठीक है, हैप्लोइनसफिशियंसी कब होती है? जब सिंगल फंक्शनल कॉपी जो है जीन की वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही gene product to bring about a wild type phenotype. In humans, Marfan syndrome is an example of disorder caused by haploinsufficiency. ठीक है, in this case as a result of loss of function mutation in one copy of FBN1 gene. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक, मतलब एक जीन के अंदर एक म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है आपका, दैट इज हैप्लोइंसफिशियंसी. गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? दैट रिजल्ट्स इन द जीन प्रोडक्ट विद एनहांस्ड और न्यू फंक्शंस, जिससे नया फंक्शन आ जाए. जैसे कई बार हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटो ओन्कोजीन्स का. जैसे हमारे अंदर कुछ सेल के अंदर ऐसी ओन्कोजीन्स हैं जो क्या है आपकी, यार नॉन फंक्शनल, उन्हें आप क्या बोलते हो, मतलब यू कैन से आर इन इनएक्टिव फॉर्म. एक तो होते हैं ना, एक तो वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं जो तो वायरस से आ रहे हैं. प्रोटो का मतलब जो इनएक्टिव है. बट क्या होता है, अगर वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगी ड्यू टू सम म्यूटेशन, तो दैट इज गेन ऑफ फंक्शन. अब गेन ऑफ फंक्शन में ये हो सकता है कि उसकी एक्टिविटी, मतलब उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस में चेंज आया जिससे उसको एक नई एक्टिविटी आ गई, और इट में रिजल्ट इन द म्यूटेशन इन द रेगुलेटरी रीजन, जिसकी वजह से वो जीन हाई लेवल पे बनने लग गया. ठीक है, या उसका प्रोडक्ट तब बन रहा है जब चाहिए ही नहीं, अब नॉर्मल टाइम पे बन रहा है. ठीक है, एंड मैनी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस आर डोमिनेंट. अब देखो सिंपल सा है ना, गेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? एक जीन है, मान लो हमारे अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में है, या तो वो एक्टिव होगी, या वो कह रहा है कि उसने कुछ नया फंक्शन, नई एक्टिविटी दिखानी स्टार्ट कर दी म्यूटेशन के बाद, या वो ज्यादा बनने लग गया, या जब वो नहीं बनना चाहिए था तब भी बन रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू द गेन ऑफ फंक्शन, दैट इज गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. देखो क्या होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स आएंगी और वहां पर आपको दे विल गिव यू दीज ऑप्शंस. हैप्लो इनसफिशियंसी, हैप्लो सफिशिएंट क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो वहां पर ये सब आपको बताना पड़ेगा. उसके बाद क्या है, द मोस्ट इजली ऑब्जर्व्ड म्यूटेशंस आर दोज अफेक्टिंग ए मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट. These mutations are known as the visible mutations and are recognized by their ability to alter a normal or wild type visible phenotype. For example, all of the Mendel's peak characteristics and many genetic variations encountered in Drosophila fit this designation. ठीक है, जैसे मैंडल ने अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक देखी, या जो ड्रोसोफिला में आपको देखने को मिलता है, सिंस दे कॉज ऑब्वियस चेंज टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे आपको पता है कि पी में आपको राउंड शेप दिख रही है, रिंकल शेप दिख रही है, सीड की कलर अलग दिख रहे हैं. ड्रोसोफिला में जैसे आपको आई कलर पता लग रहा है, ये आई कलर है, ये वाइट आई कलर है. सम म्यूटेशन गिव राइज टू न्यूट्रिशनल और केमिकल इफेक्ट. जैसे वगैरह जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एबिलिटी टू सिंथेसाइज ए अमीनो एसिड और विटामिन. ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया है वो किसके एग्जांपल हैं, जो बायोकेमिकल म्यूटेशन है. क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज होगी. ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर भी क्या हो रहा है कि आपका जो जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, वो की डेफिशिएंसी है, या क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो फंक्शनल नहीं है. ऑल दो सच म्यूटेशंस डू नॉट ऑलवेज अफेक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दे इफेक्ट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट कैन अफेक्ट द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल. अब जैसे है ना कि शक्ल पे थोड़ा लिखा होगा इसको सिकल सेल एनीमिया है, इसको हीमोफीलिया है, तो बट ऑब्वियसली अब सिकल सेल एनीमिया है तो जैसे हम वही कहते हैं कि उनका जो आरबीसी की शेप चेंज होगी. ठीक है, हीमोफीलिया में ये होता है कि अगर उनको चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी. तो वैसे तो उनको मॉर्फोलॉजी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया के अंदर, बट दैट कैन अफेक्ट द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल. स्टिल अनदर कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ म्यूटेशन दैट अफेक्ट द बिहेवियर पैटर्न. जैसे प्राइमरी इफेक्ट बिहेवियर पैटर्न का इज ऑफन डिफिकल्ट टू एनालाइज. फॉर एग्जाम्पल जो मेटिंग बिहेवियर ऑफ फ्रूट फ्लाई में बी इम्पेयर्ड, अगर वो अपनी विंग्स को बीट नहीं कर पा रही. ठीक है, अब वो कह रहा है कि फ्रूट फ्लाई का मेटिंग बिहेवियर इंपैक्ट किस वजह से हो रहा है, इफ इट कैन नॉट बीट इट्स विंग. अब वो कह रहा है कि डिफेक्ट या तो मसल्स के अंदर है जिसकी वजह से वो बीट नहीं कर पा रही, या नर्व्स जो कि सिग्नल दे रही हैं, या ब्रेन जहां से नर्व इंपल्स इनिशिएट हो रही हैं. ठीक है, तो विंग्स बीट न कर पाने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं. देयर मे बी प्रॉब्लम इन द फ्लाइट मसल्स, there may be there may be problem in the nerves which are sending signal
और द ब्रेन वेयर द नर्व इम्पल्सिस दैट इनिशिएट विंग मूवमेंट्स ओरिजिनेट। ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ म्यूटेशंस हम क्या बोलते हैं, आपकी रेगुलेटरी म्यूटेशंस अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ म्यूटेशन, regulatory mutations affect the regulation of gene expression. A mutation in a regulatory gene or a gene control region can disrupt normal regulatory processes and inappropriately activate or inactivate expression of a gene। ठीक है। रेगुलेटरी म्यूटेशन क्या होती हैं, या तो रेगुलेटरी जीन के अंदर होगी और जीन कंट्रोल रीजन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज वी विल सी द लैक ऑपरोन, जैसे लैक ऑपरोन में आपने देखा प्रमोटर रीजन होता है, इनहिबिटर रिप्रेसर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है। ए रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट दैट कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंटायर लैक ऑपरोन। लेकिन अगर मान लो उसके अंदर ही अगर रिप्रेसर बन ही नहीं रहा है, तब क्या होगा, तब तो जो जीन्स हैं लैक ऑपरोन की वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करेंगी। Mutations within this regulatory gene can lead to production of a regulatory protein with abnormal effect on the lac operon। ठीक है। Our knowledge of genetic regulation has been dependent on the study of such regulatory mutations। Regulatory mutation may also occur in regions such as splice junction, जहां पर स्प्लाइसिंग होनी है, प्रमोटर के अंदर हो सकती है, या अदर रेगुलेटरी रीजन्स ऑफ जीन दैट अफेक्ट मैनी एस्पेक्ट ऑफ जीन रेगुलेशन इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, एमआरएनए स्प्लाइसिंग एंड एमआरएनए स्टेबिलिटी। ठीक है। म्यूटेशन तो कहीं भी हो सकती है ना, चाहे वो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, एमआरएनए स्प्लाइसिंग एंड एमआरएनए स्टेबिलिटी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ए म्यूटेशन में इंटरप्ट ए प्रोसेस दैट इज असेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कई बार ऐसी जगह म्यूटेशन होगी कि अगर उस म्यूटेशन की वजह से क्या पता ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए, उसे हम क्या बोलेंगे, लीथल म्यूटेशन। ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि मान लो एक बैक्टीरिया है, अगर वो एक असेंशियल अमीनो एसिड नहीं बना पा रहा, मतलब देखो अमीनो एसिड तो उसको चाहिए ना प्रोटीन्स बनाने के लिए, देन इट विल नॉट ग्रो। ठीक है। एंड इवेंचुअली विल डाई व्हेन प्लेस्ड इन द मीडियम लाइक दैट अमीनो एसिड। अगर आप तो वो अमीनो एसिड प्रोवाइड कर दोगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर टेस एक्स हैं या आपकी हटिंगटन डिजीज है, ये उन म्यूटेशंस के एग्जांपल हैं दैट रिजल्ट इन लिथैलिटी बट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। फिर जैसे हमने एक कंडीशनल म्यूटेशंस के बारे में पहले भी पढ़ा था कि जिसे हमने बोला था टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट। तो जैसे इसमें हमने क्या देखा था कि एक तो था परमिसिव टेम्परेचर था, जैसे हमने इसको स्टडी करा था किस कॉन्टेक्स्ट में, कि एक टेम्परेचर पे तो वायरस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है, लेकिन दूसरे टेम्परेचर पे नहीं कर पा रहा, थे दोनों म्यूटेंट, बट एक टेम्परेचर के ऊपर म्यूटेंट जीन का प्रोडक्ट क्या है, फंक्शनल है, बट दूसरे टेम्परेचर के ऊपर म्यूटेंट जीन का प्रोडक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था एट ए परमिसिव टेम्परेचर द म्यूटेंट जीन प्रोडक्ट फंक्शन नॉर्मली but it loses its function at a different restrictive temperature। Therefore, when the organism is shifted from the permissive to restrictive temperature, the effect of mutation become apparent। इसमें हमने साइमीज कैट्स की बात करी थी, हिमालयन रैबिट्स की बात करी थी, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, आपके टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस के। ठीक है। और एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ये होती तो जनरली प्रोटीन कोडिंग रीजन के अंदर है या कहीं और भी हो सकती है, बट उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। जैसे मान लो वो कह रहा है कि ट्रिपल ए है, वो लाइसिन बनाता है और ए जी आर्जिनिन बनाता है। ठीक है। अब क्या ना, अमीनो एसिड तो चेंज हुआ है, जैसे वैसे तो हम वही कहते हैं ना मिस सेंस में अमीनो एसिड चेंज होता है, बट जैसे सिकल सेल एनीमिया में तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। ग्लूटामिक एसिड एक नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, वैलिन एक न्यूट्रल है, बट यहां पर लाइसिन की जगह आर्जिनिन आया है। लाइसिन और आर्जिनिन दोनों केमिकली सिमिलर है, दोनों बेसिक अमीनो एसिड है। तो वो कह रहा है कि द टू अमीनो एसिड्स आर केमिकली सिमिलर, देयरफॉर दिस चेंज मे बी इनसिग्निफिकेंट टू द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। न्यूट्रल म्यूटेशन वो होती है, अमीनो एसिड चेंज तो हुआ है, बट जो चेंज हुआ है वो सिमिलर नेचर है अमीनो एसिड का, बिकॉज यूकैरियोटिक जीनोम्स कंसिस्ट मेनली ऑफ नॉन कोडिंग रीजन्स। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ म्यूटेशंस आर लाइकली टू अकर इन द लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम जिसमें जीन्स ही नहीं है। अब जहां पर नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको भी हम न्यूट्रल म्यूटेशन बोल सकते हैं इफ दे डू नॉट अफेक्ट जीन प्रोडक्ट्स और जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये आपको ना टर्म्स याद रखने हैं, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन,
विजिबल, बायोकेमिकल, बिहेवियरल, रेगुलेटरी, लीथल, फिर हमने क्या कहा, कंडीशनल, ठीक है, और न्यूट्रल म्यूटेशन, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, वो कह रहा है जो डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया है, इट इज कोज्ड बाय द नल एलील ऑफ द जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ recessive mutation. Which one of the following terms is the best description of the wild type allele of phenylalanine hydroxylase? वो कह रहा है कि जो वाइल्ड टाइप एलील है उसके लिए हम क्या बेस्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, गेन ऑफ फंक्शन, हैप्लोसफिशिएंट, एपिस्टेटिक, या एलील विद एडिटिव इफेक्ट। क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसमें क्या सोच रहे हो इतना? देखो आपने पढ़ा था ना, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो चलो एक तो एलील म्यूटेटेड है, बट जो वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है ना कि वो हैप्लोसफिशिएंट है। मतलब हेट्रोजाइगस को भी फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं होगा ना, जिसके अंदर एक वाइल्ड टाइप एलील होगी और एक म्यूटेंट होगी। क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन सी डिजीज का एग्जांपल है? ऑटोसोमल रिसेसिव का, ऑटोसोमल रिसेसिव। गेन ऑफ फंक्शन थोड़ा हुआ है, वाइल्ड टाइप तो वाइल्ड टाइप है, म्यूटेशन के बाद हुआ है तो वो तो उसका फंक्शन लॉस हुआ है, ठीक है। वो तो म्यूटेटेड के लिए होगा, तो गेन ऑफ फंक्शन नहीं हो सकता। एपिस्टेसिस की तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे, एडिटिव फैक्ट की बात भी नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? हैप्लो सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? बेसिक, मतलब ये देखो ये सब जनरल सी चीजें हैं। मेन तो आपको ये याद रखना है कि म्यूटेशंस रैंडमली होती हैं, वो किसने प्रपोज किया, और ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन क्या होता है। क्योंकि ये बेसिक टर्म्स आपको पता होंगी तभी हम आगे, क्योंकि अब हमने मेन क्या पढ़ना है, जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स, किस टाइप का म्यूटाजेनिक एजेंट किस टाइप का चेंज लेके आता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि ये वाला क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, ट्रांसवर्जन करता है, या फ्रेम शिफ्ट करता है, ठीक है। और फिर जो मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन आया था क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के ऊपर, जिसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, इन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये तो चलो फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपका सिंपल था, ठीक है। मतलब ये टर्म्स जो है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा हुआ ना आपका न्यूमेरिकल, तो चलो मेन हार्डी विनबर्ग में आता है, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो तो मोस्टली हो गया है। चाहे वो आपका जेनेटिक्स में जो न्यूमेरिकल्स, आप चाहे मेंडेलियन जेनेटिक्स पे आ रहे हैं, एपिस्टेसिस पे आ रहे हैं, चाहे वो आपका आपने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर किया है, पेडिग्री, बाकी ये सब तो आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको थ्योरी थ्योरी याद करनी है, ठीक है। चाहे आगे रिपेयर सिस्टम है, चाहे तो रिपेयर सिस्टम में आपको प्रोटीन से याद रखने पड़ेंगे कि किस रिपेयर सिस्टम में कौन सा प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यूटेशन। बाकी चलिए फिर इसमें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें।